Yes. Yesterday we have started chapter number 24, Consolidated Statement of Financial Position. हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको कल कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। एक बार फटाफट से हम गो थ्रू कर लेते हैं। हमने एक पढ़ा था भी तो कि अभी तक जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर था तो कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी का पूरा 100% पोर्शन अक्वायर कर लिया है। If suppose A Limited acquired 100% portion of B Limited, then ए के पास में ऑनरशिप भी 100% है और कंट्रोलिंग भी 100% है। वहां पर किसी और का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा है। बट उसी का हमने सेकंड केस पढ़ा। ए लिमिटेड के पास में जो पेरेंट कंपनी है उन्होंने बी लिमिटेड का क्या कर रखा है, 80% पोर्शन होल्ड कर रखा है। तो ऑब्वियसली ए लिमिटेड क्या कहलाएगी, पेरेंट कंपनी तो कहलाएगी, और बी लिमिटेड क्या कहलाएगी, सब्सिडियरी। अब ए लिमिटेड के पास में 50% से ज्यादा कंट्रोल है। तो एक सेकेंड, तो यहां पर हमारा क्या हो रहा है बेटा, ए लिमिटेड के पास में कंट्रोल तो है, मतलब कि वो पेरेंट कंपनी तो है, उसके पास कंट्रोल तो आ गया, 50% से ज्यादा होल्डिंग तो है, बट 100% ऑनरशिप नहीं है। क्योंकि कंपनी के पास में कितना परसेंट पोर्शन है, 80% पोर्शन। 20% पोर्शन जो है वो कोई और होल्ड करता है, और वो पोर्शन जो कोई और होल्ड करता है, सब्सिडियरी का पोर्शन, जो कंट्रोल तो पेरेंट कंपनी के पास है बट होल्ड कोई अगर और करता है तो उसको हम कहते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इसी का मैंने मीनिंग वगैरह आगे डिस्कस किया था। इफ पेरेंट कंपनी होल्ड कंट्रोल्स ओवर द कंपनी देन अदर कंपनी विल बी सब्सिडियरी, तो दूसरी कंपनी सब्सिडियरी कहलाती है। एंड इन दिस केस इफ पेरेंट कंपनी डज नॉट हैव 100% शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, और अगर पेरेंट कंपनी के पास में सब्सिडियरी कंपनी के 100% अगर शेयर्स नहीं है, देन पोर्शन नॉट हेल्ड बाय पेरेंट कंपनी शोन एज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को हम कैसे शो करते हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मींस दैट पोर्शन ऑफ सब्सिडियरी कंपनी विच इज कंट्रोल्ड बाय पेरेंट कंपनी, जो कंट्रोल तो कौन करता है, पेरेंट कंपनी, बट होल्ड बाय सम अदर पर्संस। कंट्रोल तो कौन करता है, पेरेंट कंपनी, बट होल्ड कोई और करता है। तो उस पोर्शन को हम कहते हैं एनसीआई। एनसीआई इज द इक्विटी इन द सब्सिडियरी कंपनी नॉट एट्रीब्यूटेबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द पेरेंट। वो पोर्शन जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेरेंट से रिलेशन नहीं होता, पेरेंट सिर्फ कंट्रोल करता है। सर सर इसका जब मतलब यहाँ पे मेरे को एक डाउट था कि जैसे एक तो जो सब्सिडरी कंपनी होगी, एक फाइनल पेरेंट कंपनी होगी, और तो ये होल्डिंग किसके पास होगी, ये वाली कोई इंस्टीट्यूशनल अलग होगा क्या इसका? इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, किसी भी वे में हो सकता है बेटा। आज मान लो टाटा का क्रोमा है, टाटा क्रोमा के अगर मान लो उसके शेयर्स हैं, और उसके शेयर्स में 70% पोर्शन तो टाटा ग्रुप के पास में, और 30% हो सकता है मेरे पास में, और हो सकता है मेरे जैसे 1000 लोगों के पास मिला करके भी हो। यस सर, तो वो 30% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। जी बिल्कुल। सर आपने जो ऊपर लिखा है उससे तो फिर मैच नहीं कर रहा ना, तो मैंने कल पढ़ा था तो मेरे को मतलब ये कहाँ पर डिफरेंस आ रहा था मैच, दोनों की बात में। कहाँ पर मैच नहीं कर रहा बेटा, बताओ। हाँ सर, जैसे आपने लिखा ना, इफ पी कंपनी मतलब पी होल्ड्स कंट्रोल ओवर द कंपनी देन द कंपनी विल बी सब्सिडरी, हाँ, एंड इन दिस कंट्रोल। केस पी डज नॉट 100% share of subsidiary, but company then portion not held by non-controlling interest. हम्म, तो उनके पास में वो पोर्शन नहीं है। बट बेटा जब आपके पास में अगर किसी कंपनी का 50% से ज्यादा अगर होल्डिंग होता है, तो कंट्रोल तो आ जाता है, नहीं आ जाता है। Yes sir. तो कंट्रोल तो आ गया, नहीं आ गया, शेयर आप होल्ड नहीं करते, डिसीजन आप लेते हैं, बट उनका जो डिविडेंड है वो उनको मिल जाएगा। आप कंट्रोल तो आप रखते हैं बट होल्ड आप नहीं कर रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं। Yes sir. सही लिखा हुआ है ना, मेरी लाइन कहाँ गलत हुई बेटा। वापस से लाइन पढ़ रहे हैं, इफ पेरेंट कंपनी होल्ड्स ओवर अदर कंपनी देन अदर कंपनी विल बी सब्सिडियरी। और पेरेंट के पास में अगर 100% शेयर्स नहीं है, तो पोर्शन जो पेरेंट कंपनी होल्ड नहीं करता है, मैं होल्ड और कंट्रोल दो अलग अलग डिफरेंट टर्म्स है। यहां पर उनके पास कंट्रोल तो है बट होल्डिंग नहीं है।
ओके सर, मतलब जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है उसका भी कंट्रोल पेरेंट कंपनी के पास ही जी, होता है, बिल्कुल बिल्कुल। बट वो होल्ड नहीं करती। होल्ड नहीं करती, क्योंकि ओके कंट्रोल सर। का तो उस पर्सन के पास रहेगा ना जिसके पास बेटा 50% से ज्यादा ओनरशिप है, वही ओनर कहलाता है कंपनी का, वही होल्ड कंट्रोल पर्सन कहलाता है। यस सर। क्लियर पॉइंट। यस सर। अब इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं हम, एनसीआई का, ये भी मैंने बताया था। इसके कंसेप्ट को मैं कल थोड़ा बहुत डाउट हो, इसी वजह से भाई मैं वापस से समझा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट हो सकता है कल किसी को समझ में नहीं भी आए, तो वो चीज एक बार वापस से पूरा क्लियर हो जाए। इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे शो करेंगे, तो इट विल बी शोन अंडर द हेडिंग इक्विटी। इसको हम कहाँ पे शो करेंगे बेटा, इक्विटी हेडिंग के अंदर, बाय एडिंग न्यू सब हेडिंग नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो हमारा जो इक्विटी आता है, इक्विटी के अंदर हम नॉर्मली तो क्या करते हैं, फोर सब हेडिंग्स आते हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स और रिवोल्यूशन सरप्लस। उसी के नीचे हमारा एक और सब हेडिंग एड ऑन हो जाएगा, कौन सा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। सर इसकी कैलकुलेशंस वगैरह कैसे होती है, वो चीज हमने देखा था जब सर हम। एक डाउट और था। हाँ बोलिए। सर ये नॉन कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अपन इक्विटी में क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि शेयर कैपिटल तो पूरा हो जाता है ना, इसीलिए। हाँ, तो वहां पर हमें दिखाना पड़ेगा ना भाई, तो कि हमारी जो सब्सिडियरी है उसका 100% पोर्शन मेरे पास नहीं है, 30% पोर्शन कोई और के पास है, ताकि शेयर होल्डर्स को किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहे। उनको मैं ओरिजिनल पोजीशन दिखा दूंगा तो बाद में नहीं बोलेंगे सर आपने बताया क्यों नहीं। तो भाई मैं अभी बता रहा हूँ, तो कि ये जो पोर्शन है, एनसीए पोर्शन, ये मेरा नहीं है, ये किसी और के पास है, कंट्रोल में करता हूँ बट कोई और रखता है, ताकि उनको किसी तरह की मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। आप मेरी तो कंपनी सर, में पैसे सर फिर लगाने। तो शेयर कैपिटल में से पहले, मतलब शेयर कैपिटल का फिर रोल डबल, मतलब ये डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगी? अपन सब्सिडियरी की शेयर कैपिटल लेते हैं क्या। नो नो सर, ओके सर, समझ गया। सब्सिडियरी की मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बता तो दिया, सब्सिडियरी की हम शेयर कैपिटल तो लेते ही नहीं है वैसे भी। हम शेयर कैपिटल तो किसकी लेते हैं, पेरेंट की, जब हम कंसोलिडेटेड बनाते हैं तो, है ना। तो ओके सर। तो अब हमारा जब हमें एनसीए निकालना होता है एट एक्विजिशन टाइम, हमें एक्विजिशन के टाइम का अगर एनसीए फाइंड आउट करना है, तो जनरली एनसीआई वैल्यू एट एक्विजिशन गिवन इन द क्वेश्चन। अगर एनसीआई की वैल्यू वैसे एक्विजिशन के टाइम की वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। हाउएवर इफ वैल्यू डायरेक्टली नॉट गिवन, अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो हम एनसीआई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स रिलेटेड टू एनसीआई। सर हाँ बोलिए। सर मेरे को ये पूछना था कि जो एनसीआई की वैल्यू होती है, ये हम टोटल शेयर कैपिटल में से 70% अगर होल्डिंग है पेरेंट कंपनी के पास, तो वो 70% हटाकर जो 30% बचता है वही नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। बट वैल्यूज वगैरह चेंज हो सकती है, अब इसमें आप अगर ऑन डेप्थ और डेप्थ में अगर जाएं, तो वो एनसीआई, शेयर्स की प्राइसेस पे डिपेंड करता हाँ, होगा। उसमें दो मेथड्स होते हैं बेटा। आप जो बोल रहे हैं उस पॉइंट पर भी मैं बता दूं, वो चीज आपके इतना डेप्थ में है नहीं, बट मैं समझा देता हूँ आपने जो पॉइंट पूछा है। एनसीए निकालने के भी दो मेथड्स होते हैं, एक तो प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड, प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड, एंड सेकंड मेथड होता है फेयर वैल्यू मेथड। प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड एंड फेयर वैल्यू मेथड। प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड के अंदर तो हम क्या करते हैं भाई, टोटल वैल्यू कितनी बैठ रही है शेयर्स की, उसका प्रोपोर्शन निकाल करके निकाल दिया जाता है। और फेयर वैल्यू में क्या करते हैं, फिर हम शेयर्स की फेयर वैल्यू निकालते हैं, एक शेयर के बाजार में भी क्या वैल्यू चल रही है, इनटू कितने शेयर्स हमारे पास हैं, वो चीज हम मल्टीप्लाई करके फिर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आप लोगों के जनरली फेयर वैल्यू मेथड फॉलो किया जाता है। अभी जब आप आगे इसी में सीनियर लेवल पर जाओगे तो वो चीज भी वहां पर समझेंगे आप। क्लियर। ओके सर। तो एनसीए का आपको एक्विजिशन क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, अगर नहीं दे रखा है तो एनसीए में एक्विजिशन अगर निकालना है, तो नंबर ऑफ शेयर्स रिलेटेड टू एनसीए इनटू वैल्यू पर शेयर, ये तो हमारा एनसीए एक्विजिशन आ जाएगा। जब हमें अगर एनसीए एट ईयर एंड अगर निकालना है, भाई ईयर के एंड में मेरी एनसीए की वैल्यू कितनी बैठ रही है, तो एट द एंड ऑफ एवरी ईयर एनसीए विल बी कैलकुलेट, हर साल के एंड में हमें एनसीए की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। Because subsidiary company equity will increase with the increase in subsidiary reserve, क्योंकि जैसे जैसे सब्सिडियरी का प्रॉफिट बढ़ेगा उसका रिजर्व बढ़ेगा, और रिजर्व बढ़ेगा तो कब उसकी सब्सिडियरी का इक्विटी भी बढ़ेगा क्या बेटा। और सब्सिडियरी का अगर इक्विटी इंक्रीज होगा तो एनसीए पर भी फर्क आएगा नहीं आएगा, बिकॉज एनसीए इज कनेक्टेड टू द सब्सिडियरी।
गेटिंग माय पॉइंट? अगर यस सर। सब्सिडियरी का प्रॉफिट अगर मान लो पहले था 10 लाख, अब हो गया 40 लाख, तो 10 लाख की जगह अगर 40 लाख अगर हो गया है प्रॉफिट से, अगर 30 लाख से अगर इंक्रीज होगा, तो एनसीआई के पास अगर 30% पोर्शन है तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू भी तो इंक्रीज होगी ना बेटा। इज इट क्लियर? तो इट मीन्स इफ सर सब्सिडी, बट मतलब प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो डिविडेंड दे देते हैं तो उनकी शेयर प्राइस में थोड़ी इंक्रीमेंट आता है, वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। डिविडेंड दें लेकिन आप सब्सिडियरी के ओवरऑल जो इक्विटी शो करते हैं, उस इक्विटी का प्रोपोर्शनेट लेते हैं अपन एनसीए की वैल्यू निकालने के लिए। सर बट वो तो 30% ही रहेगा ना, कुछ भी करो। हाँ, तो 30% में वो वैल्यू तो चेंज होगी ना भाई। आपका मान लो अगर पहले इसकी सब्सिडियरी कंपनी की इक्विटी पहले आ रही थी 10 लाख का टोटल, अब आ रहा है उसका टोटल 40 लाख, तो 40 लाख का 30% निकालोगे, 10 लाख का 30% निकालोगे तो डिफरेंस नहीं आएगा? यस सर। तो वो वैल्यू चेंज होगी ना बेटा आपका। तो सर यहाँ पे तो शेयर कैपिटल पेरेंट कंपनी की लेते हैं ना। हाँ, तो लेकिन हमें एनसीए का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना जब हम कंसोलिडेटेड बनाएंगे। तो हमें एनसीए का बताना तो पड़ेगा ना भाई, तो कि मेरे पास जो सब्सिडियरी है उसको मैं कंसोलिडेट कर रहा हूं, लेकिन इसमें 30% पोर्शन मेरे पास नहीं है, वो किसी और के पास है, ताकि बेटा सभी शेयर होल्डर्स को। एक्चुअली क्या होता है बेटा, जब कंपनी कंसोलिडेटेड बनाती है तो उनको सब चीज डिस्क्लोज करनी पड़ती है शेयर होल्डर्स को, ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहे। वो बाद में ही नहीं बोले तो कि सर मुझे बताया नहीं था आपने। तो सर हमने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया भाई ये पोर्शन हमारे पास नहीं है, वो किसी और के पास। उसकी वैल्यू कितनी बैठ रही, इतनी वैल्यू बैठ रही। प्लस वो जो एनसीए वाला पोर्शन वाले हैं वो लोग भी तो देखना चाहते हैं भैया हमारा पोर्शन की वैल्यू कितनी बैठ रही है। तो वो कंसोलिडेटेड के अंदर हमें दिखाना तो पड़ेगा ना, प्रेजेंट करना होगा उस चीज को। जो ओके आप, सर। तो उस पॉइंट को हमें शो करना होता है। So at the end of every year, NCA will be calculated because subsidiary company equity will increase with the increase in subsidiary reserve. It means if subsidiary company earns profit, अगर subsidiary company profit earn करती है during the current year, then profits or reserve of subsidiary will increase. And if profits or reserve of subsidiary increase, then it will also increase the value of NCA. तो वह NCA की वैल्यू भी इंक्रीज होगी because NCA is in part of subsidiary. और एनसीए हमें कैसे निकालते हैं, वही एट एक्विजिशन जो हमने ऊपर निकाला, उसमें वही एनसीआई शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। जो भी आपके पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व है उसमें एनसीआई का जो शेयर है वो ऐड कर देंगे, तो एनसीआई एट ईयर एंड आ जाता है। इसी के बाद में फिर हमने पढ़ा था गुडविल। गुडविल के केस में हम क्या करते हैं, गुडविल क्या होती है, इट इज अ ब्रांड इमेज, जो आपकी एक कैपेसिटी होती है, जो मार्केट में आपने एक इमेज बनाई है, अपनी जो वैल्यू क्रिएट किया है, which enables organization to earn higher profits than others। जो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करती है, हायर प्रॉफिट चार्ज करने के लिए इनेबल करती है, एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करने के लिए। When purchase consideration for acquisition of business is more than value of net assets, और जितनी एसेट्स हमने एक्वायर करी है और अगर उससे ज्यादा अगर आपका परचेस कंसिडरेशन होता है, देन एक्सेस अमाउंट नॉन एज गुडविल। तो एक्सेस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, नेट एसेट्स एक्वायर, मैंने आपकी एसेट्स एक्वायर करी, शेयर कैपिटल वगैरह वो सब कुछ मिला करके मान लो 80 लाख की, बट मैं आपको कंसिडरेशन पे कर रहा हूँ 92 लाख। तो वो जो एक्स्ट्रा मैं आपको 12 लाख रुपीज पे कर रहा हूँ वो मेरा क्या कहलाएगा, गुडविल कहलाएगा। गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होता है, वही परचेज कंसिडरेशन लेंगे हम, उसमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट एक्विजिशन प्लस कर देंगे, फिर उसमें से माइनस करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स, जो भी हैं आपके एक्विजिशन के टाइम के, वो सारे माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, गुडविल एट एक्विजिशन। क्या आ जाएगा आपका, ये गुडविल। मार्केट वैल्यू से निकलता है ना? जी बिल्कुल, ओके सर। गुडविल एट एक्विजिशन। अगर आंसर आपका पॉजिटिव आता है तो उसको हम पॉजिटिव गुडविल कहेंगे, और अगर आंसर नेगेटिव आता है तो उसको हम नेगेटिव गुडविल या बार्गेन परचेस कहते हैं। ये मेरा मैंने कल वाला टॉपिक पूरा रिवाइज करा दिया है। यहां तक के पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो बोले बेटा। यहां तक के पॉइंट में किसी को भी डाउट हो तो बोले, अदरवाइज मैं आगे का स्टार्ट करूं। सर इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएगा ना। 100% बेटा, अभी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी टॉपिक के, हर क्वेश्चन में अब ये चीज कवर अप होगा। मैं फिर इसलिए चीज समझा रहा हूं ताकि अभी अपन जब बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट करें तो वहां पर प्रॉब्लम नहीं आए।
इसीलिए मैंने आज इसको पूरा वापस से समझाया ताकि ये चीज अगर कल क्लियर नहीं हुई हो तो वो वापस से क्लियर हो जाए, क्योंकि बड़े क्वेश्चन अब हम करना स्टार्ट करेंगे तो वहां पर ये चीज रिक्वायर्ड रहेगा। इस चैप्टर में से आपके सेक्शन बी का जो क्वेश्चन होता है वो कंफर्म आता है। इस चैप्टर में से सेक्शन बी में क्वेश्चन आता है, तो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है एक एक टॉपिक को। जहां पर भी अगर आपको लगे तो कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया है, डाउट है, तो आप उसको इमीडिएटली क्लियर करें, उस डाउट्स को आगे के लिए फर्दर पेंडिंग ना रखें। मैं इसीलिए थोड़ा सा इसको धीरे धीरे भी चला रहा हूँ, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं चलाऊंगा इस चैप्टर को स्पेशली, ताकि एक एक चीज हमारी क्लियर हो सके। हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर क्या दिया है? दिस चैप्टर फोकस ऑन द स्किल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इस चैप्टर के अंदर हमने किस चीज पर फोकस करा है भी, तो क्या आपको क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब क्या क्या कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। दिस टॉपिक इज मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड इन द सेक्शन बी ऑफ एग्जाम। और एग्जाम के अंदर सेक्शन बी जो आता है उसके अंदर ये क्वेश्चन आता है। एन एग्जाम क्वेश्चन में रिक्वायर यू टू कंप्लीट एन एक्सट्रैक्ट ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और एग्जाम क्वेश्चन के अंदर आपसे पूरा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनाने के लिए बोला जा सकता है। अब हम इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर अलग अलग तरह के हम टॉपिक्स रीड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या टॉपिक्स रीड आउट करने हैं, ये 4 टॉपिक्स हमें रीड आउट करने हैं। फर्स्ट वन इज गुडविल, जो मैंने आपको समझाया है। सेकंड वन इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, और ये जो 2 टॉपिक्स है ये अभी हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे। अभी धीरे धीरे मैं समझाते रहूंगा, चारों टॉपिक समझाऊंगा। अभी पहले हम ये 2 टॉपिक्स। तो हैविंग बीन इंट्रोड्यूस इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन द प्रीवियस चैप्टर, वी विल नाउ look at the other adjustment required to prepare this statement। तो हमें दूसरे जो एडजस्टमेंट्स वगैरह करने हैं अब हम उन पे फोकस करेंगे। हम फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं, गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है? इन द प्रीवियस चैप्टर द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स एक्वायर्ड एंड अकॉर्डिंगली नो सरप्लस और डेफिसिट रिमेन ऑन कैंसिलेशन। भाई आपने हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में करा था, तो आपको याद हो तो आपका जो इन्वेस्टमेंट था और इधर शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग का जो टोटल था, वो दोनों टोटल क्या हो रहे थे? इक्वल हो रहे थे क्या? जब हमने कैंसिल करे थे तो वहां पर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ना कम हो रहा था ना ज्यादा हो रहा था। गुडविल का मतलब क्या होता है? वेयर द वैल्यू ऑफ अ बिजनेस एज अ होल, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस एनी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट share not purchase is greater than the net assets acquired the investor control and has paid for something more than the net assets of the acquired business। मतलब वही इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जो मैंने कंसिडरेशन पे करा है वो अगर नेट एसेट जो अक्वायर करी उससे ज्यादा अगर पे करा है तो उसको हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। द डिफरेंस इज कॉल्ड गुडविल एंड इज मेजर्ड एट द एक्विजिशन डेट। और गुडविल हमेशा कब एक्वायर मेजर किया जाता है? एक्विजिशन डेट पर। कैसे निकलता है? कोई गुडविल निकालने के लिए फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब आपका जो भी परचेज कंसिडरेशन है वो उसमें ऐड कर देंगे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, और माइनस कर देंगे क्या? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। तो आपका क्या आ जाएगा? गुडविल एट एक्विजिशन। वही हमारी गुडविल 2 तरह की होती है, एक तो परचेज गुडविल और एक इंटरनली जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल जब हमने किसी के नेम को परचेज किया है। परचेज गुडविल भी वही 2 तरह की हमारी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव, कैपिटलाइज एज एन इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, उसको हम नॉन करंट एसेट्स के फॉर्म में शो करते हैं। और अगर नेगेटिव गुडविल होती है तो फिर अक्वायर्ड नेट एसेट्स एक्सीड कॉस्ट, जो आपने नेट एसेट्स अक्वायर करी है और उसके लिए कंसिडरेशन आपने कम पे करा है, तो वो जो भी आपका प्रॉफिट वगैरह होता है उसको हम कहाँ पे शो करते हैं? पीएनएल पे। और एक होती है इंटरनली जनरेटेड गुडविल, जो आपने अपने एक्स्ट्रा डेडिकेशन के कारण जो आपने अपनी मार्केट में इमेज बनाई है, तो आप खुद उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मींस क्रिएशन ऑफ इमेज इन द मार्केट बाय देयर ऑन वर्किंग। उन्होंने अपने खुद के वर्किंग से जो मार्केट में एक इमेज बनाई है
उसको हम कहते हैं इंटरनली जनरेटेड गुडविल। और इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि उसकी एक्सपेंसेस को फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हाउ मच expenses incurred, it is not possible to calculate this value. यहां तक की सिर्फ बात हो गई। आगे चले हम इसी के अंदर गुडविल से रिलेटेड ही हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोला है। एक्टिविटी नंबर 1 दिया है हमें बेटा, पोगो अक्वायर्ड, पोगो ने अक्वायर करा है एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ स्टिक फॉर $8 मिलियन। कौन कौन है? एक तो पोगो है, उन्होंने स्टिक कंपनी का पोर्शन अक्वायर किया है। डेट ऑफ एक्विजिशन अक्वायर करा है कितना? 100% पोर्शन अक्वायर किया है। और कब अक्वायर करा बेटा? 1 फरवरी 2010 को। परचेज कंसिडरेशन बता दिया कितना है? 8 मिलियन। आगे बोला हमें व्हेन द स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द टू कंपनीज वर एज फॉलोज। आपका इन्वेस्टमेंट इन स्टिक बता दिया 8,000, अदर एसेट्स बता दी 9,500 और 6,500 हमारे बता दिए। इसके अलावा ये 17,500 और 6,500 शेयर कैपिटल बता दिया, रिटेन अर्निंग्स, लायबिलिटीज वगैरह, और ये सब कुछ हमें बता दिया है। प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पोगो ग्रुप एज एट 1 फरवरी 2010। आपको क्या करना है? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन के अंदर उन्होंने वही क्वेश्चन दे दिया और नीचे सॉल्यूशन के लिए वही उन्होंने स्पेस दे रखा है। सबसे पहले हमें गुडविल निकालनी है, तो गुडविल की कैलकुलेशन हम बात करें तो गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी उसका हमने पढ़ा था। गुडविल कैलकुलेट करने का वही सबसे पहले हमारा परचेस कंसिडरेशन। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा बेटा? परचेस कंसिडरेशन। तो हमारा परचेस कंसिडरेशन कितना था? 8,000 था क्या बेटा? परचेस कंसिडरेशन कितना था? 8,000 डॉलर है। एनसीआई की अगर मैं बात करूं तो पूरा कंपनी ने 100% पोर्शन अपने पास अक्वायर कर रखा है क्या? लिखा हुआ है। यस सर। तो क्या एनसीआई का कोई वैल्यू आएगा क्या बेटा यहाँ पर? नो सर। नहीं आएगा। तो एनसीआई का वैल्यू 0। समझ में आ गया क्यों? है ना बेटा? यहां तक की बात हो गई हमारी। तो 8,000 और 0 कितना हो जाएगा? 8,000। इसके बाद में नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, आपने जब एक्विजिशन करा था उस टाइम पर नेट एसेट्स कितनी थी? तो एक्विजिशन के टाइम पर हमने एक्विजिशन कब करा था? 1 फरवरी को, और उसी दिन की हमें ये बैलेंस शीट वगैरह बना करके दे रखी थी। शेयर कैपिटल भी कब की थी हमारी? जब हमने एक्विजिशन करा तब का। और ये जो रिजर्व दे रखा है रिटेन अर्निंग्स 2,000, ये भी कौन सा होगा? प्री एक्विजिशन होगा क्या बेटा? ये जो हमारा रिटेन अर्निंग दे रखा है ये कौन सा होगा? प्री एक्विजिशन होगा क्या? क्योंकि हमने जिस दिन बिजनेस एक्वायर करा उस दिन एग्जिस्ट करता था 1 फरवरी को, व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द टू कंपनी वर एज फॉलोज। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो 2,000 में हमारे यहाँ पर हमने लिखा शेयर कैपिटल 2,000 और रिटेन अर्निंग, सॉरी उल्टा लिख दिया। शेयर कैपिटल था मेरा 3,000, रिटेन अर्निंग्स था 2,000। तो ये हो जाएगा कितना? 5,000। 8,000 में से 5,000 लेस करा तो आपका गुडविल आ जाएगा एट एक्विजिशन 3,000। इम्पेयरमेंट वगैरह कुछ दे ही नहीं रखा था यहाँ पर। तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट आ गया, गुडविल 3,000। इज इट क्लियर? क्लियर पॉइंट है बेटा सभी को? यस सर। चलिए हमारा गुडविल का फिगर आ गया, इस फिगर को हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। गुडविल का वैल्यू आ गया कितना? 3,000। अब इसके बाद में फिर हम आगे चले और क्या दे रखा है हमें? इन्वेस्टमेंट इन स्टिक। ये आता है क्या बेटा इन्वेस्टमेंट इन स्टिक? कैंसिल हो जाता है सर।
कैंसिल हो गया है। फिर अदर एसेट्स दे रखा 9500 और 6500, तो इनको मेंशन कर देते 9500 प्लस 6500 प्लस 6500 कितना हो जाएगा 16000। तो 3000 और 16000 कितना हो जाएगा 19000। फिर इसके बाद में शेयर कैपिटल पोगो ओनली, यही करते हैं क्या अपन, ओनली पेरेंट कंपनी की लिखते हैं क्या शेयर कैपिटल वैसे भी। तो पेरेंट कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी 9000, तो यहां पर हमने लिखा शेयर कैपिटल पोगो की कितनी है 9000। फिर रिटेन अर्निंग्स हमें निकालना है, तो रिटेन अर्निंग्स का भी पीछे वर्किंग नोट बनाना है, तो वो हम बना देते हैं। रिटेन अर्निंग्स का आपका कितना कितना फिगर दे रखा था बेटा, 6000 और 2000, तो यहाँ पर हमने लिखा रिटेन अर्निंग्स का फिगर 6000 और 2000। इस 6000 और 2000 के में से प्री एक्विजिशन वाला कितना था बेटा रिटेन अर्निंग, पूरा टू का थाउजेंड पूरा ही 2000 रिटेन अर्निंग्स प्री एक्विजिशन का था क्या। यस सर। तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, और यही फिगर हमारा कहाँ पर जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा कि बेटा ग्रुप शेयर ऑफ सर ये पोस्ट। 6000 एंड 2000 कहाँ से आया? 6000 में नहीं बोल रहा मैं, 2000 में। 6000 2000 कहाँ से आया, ये दे रखा ना बेटा। रिटेन अर्निंग, ओके सर। तो हमारा पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग कितना हो गया 0, तो ग्रुप शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग कितना होगा 0। इज इट क्लियर, स्टिक से यस सर। रिलेटेड। तो वो 0, तो 6000 0 कितना हो जाएगा 6000, तो आपका रिटेन अर्निंग पे आ गया कितना 6000। इज इट क्लियर टू एवरीवन। यस समझ, सर। बाकी बच्चों बेटा समझ में आ गया, कशिका, निशिता, पलक। यस सर। चलिए, यहाँ तक की बात भी हो गई सर, तो हमारा 6000 रिटेन अर्निंग्स भी आ गया है। तो रिटेन अर्निंग्स लिख दिया कितना 6000, इसी को बाहर लिख देंगे आउटर कॉलम में, 9 और 6000 हो गया कितना 15000। फिर लाइबिलिटीज की अगर हम बात करें, तो लाइबिलिटीज देखें भाई, ऊपर क्या दे रखा है लाइबिलिटीज में 2500 और 1500, ये दे रखा है लाइबिलिटीज में 2500 और 1500, दोनों को ऐड कर दें 2500 और 1500, तो ये हो जाएगा आपका 4000। तो 4000 इधर लिखा, तो आपका हो गया 15 और 4 19000। दोनों पॉइंट इक्वल आ गए क्या बेटा हमारे लाइबिलिटी और असेट के। यस सर। ये मेरा क्या बन गया कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसी के अंदर हमें ग्रुप स्ट्रक्चर बताना है, तो ग्रुप स्ट्रक्चर के अंदर हमें वही बताना है भाई कौन सी कंपनी ने एक्वायर करा था किस कंपनी को, तो पोगो ने एक्वायर किया था स्टिक को, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पोगो कंपनी ने एक्वायर किया स्टिक कंपनी को। और डेट ऑफ एक्विजिशन, तो एग्जाम में भी हमको मतलब ऐसा कुछ आएगा क्या कि ग्रुप स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? ग्रुप स्ट्रक्चर का आपको ऐसे बनाने के लिए नहीं, बस आपको तो वो लिखना रहेगा, जैसे आप अगर कंप्यूटर से लिख रहे हैं तो वो पी लिखा और पी से डैश और एस कंपनी और फिर नीचे डेट ऑफ एक्विजिशन, ऐसा वो चीज। हालांकि आप लोगों ओके। के एग्जाम में सब्जेक्टिव में ऐसे नहीं पूछा जाता, ये कंसेप्ट समझा रहा हूँ मैं। एक्चुअली जब आप आगे जाते हैं या रियल लाइफ में आते हैं तो वहां पर ये चीज लिखना होता है भाई कौन कंपनी पेरेंट है कौन कंपनी सब्सिडियरी, ताकि वो चीज क्लियरिटी आ सके उसके लिए। ओके सर। तो डेट ऑफ एक्विजिशन हमारा यहाँ पर क्या था 1 फरवरी 2010, तो 1 फरवरी 2010, और कितना परसेंट पोर्शन अक्वायर कर रखा है आपने 100% पोर्शन अक्वायर बाय ऑफ स्टिक, पोगो ने अक्वायर कर रखा है स्टिक का। इज इट क्लियर। ये मेरा ग्रुप स्ट्रक्चर बन गया, गुडविल बन गया और रिटेन अर्निंग्स हो गया। ये मेरा एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। आगे पॉइंट समझ में। यस सर। उसी के बाद में फिर हाँ बोलिए, बोले इसमें कोई डाउट है तो यहाँ तक के पॉइंट में।
किसी को भी यहाँ तक के पॉइंट में अगर कोई डाउट हो तो बोले बेटा। कशिका, मयंक, निशिता, पलक। No, sir. तो ये मेरा गुडविल से रिलेटेड मैंने एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दिया है। अब उसी के बाद में फिर हमारा आता है सेकंड पॉइंट, एनसीआई से रिलेटेड। एनसीआई की मैं कैलकुलेशन वगैरह वो मैंने पूरा समझा भी दिया है आपको, एनसीआई की कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। अब उस कैलकुलेशन के बेसिस पर हमारा ये एक्टिविटी नंबर 2 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को मैं मंडे को कवर कराऊंगा। एनसीआई का क्वेश्चन जो है इसको हम मंडे को कवर करेंगे। एनसीआई से रिलेटेड ये पूरा क्वेश्चन में मंडे को हम स्टार्ट करते हैं। एनसीआई, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई वगैरह वो सब कुछ, ये वाला टॉपिक हम मंडे को कवर अप करेंगे। आप इसमें आज तक का जो मैंने गुडविल का एक्टिविटी नंबर 1 कराया है वहां तक का आप कवर करके इसको कंप्लीट करिएगा। एनसीए का अगर आप करना चाहें तो आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक्टिविटी नंबर 2 अगर ट्राई ट्राई करना चाहें तो आप करके देख लीजिए, अगर नहीं आया समझ में तो कोई टेंशन नहीं है, वो हम मंडे को कवर करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक ओके आप सर। करिए। और